क्या मैं सही दिख रहा हूँ आपको? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम कल पढ़ चुके थे कुछ संधियों के बारे में, तो उनमें से अब मैं बता देता हूँ कुछ संधियाँ हैं जो 1818 में हुई। उन संधियों के बारे में बात करते हैं। तो जो है 1818 में जो संधियाँ हुई उनमें से एक थी मारवाड़ रियासत, दूसरी जयपुर और बूंदी और उसके बाद बीकानेर। ये रियासतें थी जिन्होंने 1818 में संधि की। राजस्थान की जो सबसे अंतिम संधि थी वो हुई थी 1823 में। तो जो है जोधपुर शासक मानसिंह राठौर सिरोही को अपना ही भाग मानते थे, अतः अंग्रेजों से सिरोही को सबसे अंत में संधि की। जो अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि किसके साथ की? सिरोही के साथ। ठीक है, क्योंकि सिरोही की संधि करने से पहले मानसिंह के साथ जो है कुछ संधि और हुई थी। तो जैसे ही मानसिंह को पता चला कि अंग्रेजों ने सिरोही के साथ संधि कर ली है, तो मानसिंह ने उस संधि का उल्लंघन कर दिया। अब यहाँ पे ना कुछ हम MCQ पढ़ते हैं। MCQ जिसमें से फर्स्ट है, राजपूताना की प्रथम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। राजपूताना की प्रथम रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। ऑप्शन भरतपुर, बी अलवर, सी कोटा, डी करौली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे पहले संधि किसने की? आप लोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत अधीनस्थ रक्षात्मक जो है संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन है अलवर, बी कोटा, सी करौली, डी टोंक। आपको इसमें आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी आपको आंसर लगे वो आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में देना। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के राजाओं के साथ जो अधीनस्थ संधि हुई उस पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेडकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेडकॉफ। और बात करते हैं जो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो रियासतें थी उनके साथ जो संधि हुई उस पर हस्ताक्षर किसने किए? जॉन मेल्कन ने। किसने हस्ताक्षर किए? जॉन मेल्कन। अब बात करते हैं 1818 की जो अधीनस्थ संधियां हुई थी उनका जो है सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है? कर्नल टॉड को। किसको जाता है? कर्नल टॉड को। आगे हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों का राजस्थान में प्रशासन। अब जब अंग्रेज पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर अपनी नींव जमा चुके हैं तो फिर उन्होंने जो किस तरीके से अपना सैनिक प्रशासन स्थापित किया वो बात कर लेते हैं हम लोग। सैनिक प्रशासन, हेडिंग डाल लेना, सैनिक प्रशासन। राजपूताना के राजाओं की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों ने 6 सैनिक छावनियां स्थापित की। कितनी सैनिक छावनियां स्थापित की? 6। पहली सैनिक छावनी नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर। इस सैनिक छावनी की स्थापना किसने की? डेविड ऑक्टरलोनी। किसने की? डेविड ऑक्टरलोनी ने की। दिल्ली के मुबारक बाग में इन्हें नसीर की उपाधि दी। यहाँ 3 टुकड़ियों का निवास था। कितनी टुकड़ियाँ थी? 3। कौन कौन सी? 15वीं BNI, 30वीं BNI और बम्बई लांसर्स। कितनी थी? 3। 15वीं BNI, 30वीं BNI और बम्बई लांसर्स। दूसरी जो है छावनी कौन सी थी? ब्यावर छावनी। इस छावनी की जो है स्थापना किसने की? मेजर डिक्सन। यह भारत का अंतिम शहर है जिसकी चारों तरफ परकोटे का निर्माण है। एक ऐसा अंतिम शहर जिसके चारों तरफ परकोटा है। परकोटा मतलब 4 दीवारी के अंदर जो शहर रहता है उसको हम 4 दीवारी में जो रहता है ना उसको परकोटा कहते हैं। यहाँ पे जो है सैनिक टुकड़ी कौन थी? मेरवाड़ा लीजियन। अब तीसरी जो है एरनपुरा सैनिक छावनी। तीसरी छावनी कौन सी है? एरिकपुरा सैनिक छावनी। अब नोट्स भी बनाते जाना साथ साथ में। क्रांति के समय यह सिरोही रियासत का हिस्सा थी और वर्तमान पाली जिले में है। इस छावनी की जो है स्थापना किसने की? मेजर डाउनिंग, जो मूलतः इंग्लैंड के थे। सैनिक टुकड़ी यहाँ पे जोधपुर लीजियन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, किन सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहा जाता है? किस सैनिक छावनी के सैनिकों को पूर्विया कहा जाता है? तो कौन सी है? एरनपुरा सैनिक छावनी। नेक्स्ट देवली सैनिक छावनी। कौन सी है? देवली, जो कि कहाँ पे है? टोंक। यहाँ पे जो सैनिक टुकड़ी रहती है वो है कोटा कंटिजेंट। नेक्स्ट 5वीं है
नीमच सैनिक छावनी। मेवाड़ रियासत के अधीन था नीमच, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे स्थित है ये? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में स्थित है। चलो यहाँ सैनिक टुकड़ी की बात कर लेते हैं। सैनिक टुकड़ी है 34 INS, 34 INS, और INS है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी। छठवीं जो है खैरवाड़ा सैनिक छावनी, जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर। तो वहाँ जो है सैनिक छावनी कौन सी थी? MB सैनिक टुकड़ी थी MBC, मेवा भील कोर। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रशासन। अंग्रेजों ने जो है राजनीतिक प्रशासन जो स्थापित किया वो किस तरीके से किया वो हम जान लेते हैं। राजपूताना राजनीतिक मामलों के निस्तारण हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय किसे बनाया? अजमेर को, जिसे राजपूताना रेजिडेंसी कहा गया। क्या कहा गया? राजपूताना रेजिडेंसी। ओके, तो अब जो है राजपूताना रेजिडेंसी जो कहा गया उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। राजपूताना रेजिडेंसी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी जो है स्थापना कब हुई? 1832। मुख्यालय अजमेर, स्थापना 1832, मुख्यालय अजमेर। 1854 में अस्थायी मुख्यालय कहाँ बना गया? माउंट आबू। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसके जो मुख्य अधिकारी थे, क्योंकि वहाँ एक मुख्य अधिकारी थे जिन्हें बोलते थे AGG, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो वहाँ के जो है प्रथम AGG कौन थे? जॉन अब्राहम लॉकेट। और ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि क्रांति के समय AGG कौन थे? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब जो है इसकी जो है स्थापना हुई तो उसका उद्देश्य भी तो कुछ ना कुछ रहा होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था? संपूर्ण राजस्थान के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करना। ये इसकी क्या थी? स्थापना का उद्देश्य। कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पे। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के पहले राजस्थान के राजनीतिक मामले कहाँ से संचालित होते थे? दिल्ली से। वहाँ जो मुख्य अधिकारी होता था वो होता था रेजिडेंट टू राजपूताना। कौन होता था? रेजिडेंट टू राजपूताना। प्रथम वहाँ पे जो है रेजिडेंट टू राजपूताना जो प्रथम थे, कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। अब जो है जो AGG बनता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके द्वारा अलग अलग रियासतों में कुछ पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की जाती थी। अब जब 1857 की क्रांति होने से पहले उसके संदर्भ में कुछ हम पढ़ लेते हैं। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, ये सारे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में क्रांति के कारण पढ़ते हैं। क्रांति के कारण। अब क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिनमें थे धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या क्या थे? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम था 1850। इस कानून के तहत ईसाई धर्म में परिवर्तन होने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति पर पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। ये अंग्रेजों ने बोला, तो उससे क्या हुआ लोगों के अंदर? तो इससे क्या हुआ? लोगों को अच्छा नहीं लगा। दूसरा, अंग्रेजी स्कूलों की संख्या में वृद्धि करना। स्कूलों की स्थापना के कारण पश्चिमी संस्कृति का विकास हो रहा था, यह भी एक धार्मिक कारण था। दूसरा, जनजातियों में असंतोष। जनजातियों में असंतोष, इसका क्या था कारण? महुआ शराब पर जो है प्रतिबंध व वन संपदा पर सरकारी नियंत्रण असंतोष का मुख्य कारण बना। देखो होता क्या था, जो जनजातियां थीं वो बीहड़ जंगलों में रहती थी और वहाँ पर महुआ जो है महुआ से शराब बनाती थी। बाकी जो वन संपदा थी उन्हीं को बेच के वो लोग अपना जो है आजीविका चलाते थे। प्रतिबंध कर दिया तो इससे प्रॉब्लम होने लगी। अब हम सामाजिक कारण पढ़ते हैं। कुछ ना कुछ सामाजिक कारण भी रहे होंगे, तो सामाजिक कारण पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सती प्रथा, डाकन प्रथा, कन्यावध, त्याग प्रथा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाकर समाज सुधार का प्रयास किया गया। लेकिन जो है हमारे यहाँ के जो पंचपटल थे, जो शुरुआत से चली ही आ रही थी चीज़ें, उनको जैसे ही वो खिलाफ जाने लगी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो लोगों के अंदर नाराज़गी उत्पन्न हुई। अब पढ़ते हैं सैनिक कारण। कुछ सैन्य कारण भी तो रहे होंगे। जो है हमारे जो देश के सैनिक थे वो भी विरुद्ध हुए, तभी तो 1857 की क्रांति हुई। तो देखते हैं डाकघर अधिनियम 1854, इसके तहत सैनिकों को क्या किया जाता था? निःशुल्क डाक सेवा, वो भी प्रतिबंध कर दी गई।
इसके तहत सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा क्या कर दी गई, प्रतिबंध कर दी गई। विशेष परिस्थितियों में भू सेवा संबंधी वेतन विसंगति कर दी गई। रियासती सेनाओं का भंग होना। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई। इस राइफल में डाले जाने वाले कारतूसों पर गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं आहत होती थी। अब सामंत वर्ग। ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद सामंतों के विशेष अधिकार समाप्त किए गए एवं कई प्रकार के कर लगाए गए। किसान वर्ग में नाराजगी। अनावश्यक लाग बाग लगान में एवं बेकार के में वृद्धि की गई। रबी की फसलों में लगान जो है 2.5 गुना बढ़ा दी, अतः किसान नाराज थे। तो किसानों की नाराजगी का भी ये कारण था। आज की वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।